आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको 2013 की एक स्पेनिश साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म दिखाऊंगा जिसका शीर्षक है द लास्ट डेज। सावधान, आगे स्पॉइलर हैं। ध्यान रखें और सावधानी बरतें। साल 2013 में एक रहस्यमयी महामारी पूरी दुनिया में फैल जाती है जिसके कारण लोग बाहर जाने से डरने लगते हैं। अगर वे बाहर जाते हैं तो कुछ ही सेकंड में उनकी मृत्यु हो जाती है। जल्द ही दुनिया के हर शहर और कस्बे की सड़कें वीरान हो जाती हैं, जहां बाहर एक भी इंसान नहीं दिखता। मार्क डेल्गाडो पिछले 3 महीनों से अपने कार्यस्थल में रह रहा है, कैफेटेरिया के खाने पर जीवित है और अपने सहकर्मियों की मदद से पार्किंग में एक सुरंग खोद रहा है जो उन्हें सबवे तक ले जा सकती है। एक दिन वह देखता है कि किसी ने एक कार की खिड़की तोड़कर जीपीएस चुराया है, जिससे वह काफी गुस्सा हो जाता है और भी आक्रामक तरीके से खोदने लगता है। यह एक सकारात्मक बात साबित होती है क्योंकि उनकी वजह से वे आखिरकार दीवार तोड़ देते हैं और इमारत से बाहर निकलने का एक सुरक्षित रास्ता ढूंढ लेते हैं। अब सभी बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं और कुछ प्रावधानों के लिए लाइन में इंतजार करते समय मार्क को दिखता है कि उसके एक बॉस इन के बैग में वह जीपीएस है। मार्क उसका पीछा करने और इस बारे में बात करने का फैसला करता है और इन निजी तौर पर बात करने को तैयार हो जाता है, बशर्ते मार्क किसी और को इसके बारे में न बताए। मार्क को याद आने लगता है कि उसकी मुलाकात इन से कैसे हुई थी। कई महीने पहले उस व्यक्ति को कंपनी की उत्पादकता समस्याओं को हल करने के लिए नियुक्त किया गया था और वह कर्मचारियों के साथ कठोर व्यवहार के लिए जाना जाता था। जरूरत पड़ने पर बिना झिझक उन्हें निकाल देता था। जब उसने मार्क को अपने ऑफिस में बुलाया तो उसने प्रोजेक्ट में देरी के लिए उसे डांटा, प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया कितनी मुश्किल है यह सुनने से इनकार किया और उसे एक अल्टीमेटम दिया। उसे महीने के अंत तक काम पूरा करना होगा वरना वह अपनी नौकरी खो देगा। मार्क देर रात तक ऑफिस में रुका, अपने कोड पर काम करता रहा और हर बार जब यह फेल होता वह और अधिक निराश हो जाता। उसकी गर्लफ्रेंड जूलिया ने उसे फोन करके बताया कि वह और उसकी दोस्त एंड्रिया अपनी दुकान बंद कर रही हैं और मार्क ने वादा किया कि वह डिनर के लिए वहां होगा। हालांकि उसका कंप्यूटर ब्लू स्क्रीन हो गया और वह योजना से ज्यादा देर तक रुक गया। जब वह आखिरकार अपने अपार्टमेंट पहुंचा तो उसने देखा कि उसका पड़ोसी सिर्फ उसे देखने के लिए अपनी दरवाजा खोलता है और उसकी गर्लफ्रेंड पहले ही डिनर कर चुकी थी। उसने उसे अपनी दुकान के लिए खिलौने बनाते हुए पाया और एक कठपुतली को देखते हुए जिसे वह भविष्य के लिए रखने पर विचार कर रही थी, उसने बच्चा पैदा करने की बात छेड़ी, जिसके जवाब में मार्क ने कहा कि उसे नहीं लगता कि यह सही समय है। उस रात बाद में उसे नींद नहीं आई, इसलिए उसने टीवी देखा। खबरों में एक कनाडाई किशोर की बात हो रही थी जिसने 6 महीने तक अपने घर में रहने के बाद डर की वजह से कभी बाहर न निकलते हुए अपनी आत्महत्या रिकॉर्ड की थी। अगली सुबह काम पर सभी लोग वही क्लिप देख रहे थे, जिसके कारण मार्क का सहकर्मी रोविरा घबराकर उस जगह से चला गया। एक अन्य सहकर्मी ने बताया कि उसने कई दिनों से कपड़े नहीं बदले और नहाया भी नहीं था। वर्तमान में मार्क इनको बताता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढना चाहता है और सबवे टनल में सही रास्ता ढूंढने का एकमात्र तरीका जीपीएस है क्योंकि फोन में अब सिग्नल नहीं है। वह एन को एक डील ऑफर करता है, अगर वह मार्क को उसकी गर्लफ्रेंड तक ले जाता है तो वह उसे रोविरा के लॉकर से ली गई सारी सप्लाई दे देगा। एन पहले तो मना करता है, लेकिन जब मार्क धमकी देता है कि वह सभी को चुराए गए जीपीएस के बारे में बता देगा तो वह जल्दी ही अपना मन बदल लेता है। अपने सहकर्मियों को अलविदा कहने के बाद दोनों पुरुष सबवे टनल में प्रवेश करते हैं। जीपीएस ठीक काम कर रहा है, लेकिन वे बैटरी बचाने के लिए इसे बंद रखते हैं और अभी के लिए वे सबवे मैप से काम चला लेते हैं। वहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग हैं और उन्हें गोली चलने की आवाज भी सुनाई देती है, इसलिए वे जल्दी करते हैं और स्टेशन तक पहुँच जाते हैं जो दीवार से दीवार तक बचे हुए लोगों से भरा हुआ है। अचानक एक किशोर इनका बैग जिसमें जीपीएस है चुरा लेता है। वह और मार्क उसका पीछा शुरू करते हैं, स्टेशन के माध्यम से उसका पीछा करते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं और यहाँ तक कि आग से बचते हुए टर्नस्टाइल के पीछे एक क्षेत्र तक पहुँचते हैं। वह लड़का 3 पुरुषों के साथ शामिल हो जाता है, जिनमें उसका भाई भी है जो एक पूर्व पुलिस वाला है और बंदूक रखता है। जैसे ही शहर के बाहर आखिरकार बिजली खत्म होने लगती है, पुलिस वाला उन्हें घुटनों पर गिरने के लिए मजबूर करता है, जबकि उसका भाई बैकपैक में जीपीएस ढूंढता है। फिर वह मार्क का बैग लेने के लिए भी पास आता है। जब स्टेशन के अंदर भी रोशनी चली जाती है, इन पुलिस वाले पर कूद पड़ता है और बंदूक के लिए उससे संघर्ष करता है, जबकि मार्क लड़के को टैकल करता है और जीपीएस को जमीन पर गिरने के बाद उठा लेता है, जिसकी स्क्रीन टूट जाती है। बैग को सुरक्षित अपने पास रखकर मार्क एक खंभे के पीछे छिप जाता है, जबकि एन पुलिस वाले से बंदूक छीन लेता है और उसे मार देता है, साथ ही उसके साथी को भी गोली मारकर घायल कर देता है। फिर वह मार्क के साथ शामिल हो जाता है और दोनों मिलकर भाग जाते हैं। अंधेरे की वजह से भीड़ में आसानी से घुल मिल जाते हैं।
वे सीढ़ियों के पास रुकते हैं ताकि एन के हाथ में लगे कट को पट्टी बांध सके और यह जान सके कि जीपीएस गिरने के बाद भी काम कर रहा है या नहीं। सौभाग्य से वह काम करता है। जब मार्क देखता है कि एन बंदूक अपने पास रख रहा है तो उसे लगता है कि उसे पीछे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन एन कहता है कि वह अपनी डील का हिस्सा निभाएगा। मार्क फिर से लॉकडाउन से पहले के दिनों के बारे में सोचने लगता है। एक सुबह जब वह काम पर जाने के लिए अपने अपार्टमेंट से निकल रहा था, उसने अपने पड़ोसी के घर के अंदर बहुत सारी मक्खियों की आवाज सुनी और देखा कि दरवाजा खुला था, इसलिए वह यह देखने के लिए अंदर चला गया कि क्या हो रहा है। उसने पूरे अपार्टमेंट को कचरे के बैगों से भरा हुआ और एक सड़ांध भरी गंध पाई, जिसने उसे खांसी करने पर मजबूर कर दिया। उसका पड़ोसी उसे मिल गया और उसने चाकू से हमला कर दिया, यह पूछते हुए कि वह अंदर क्यों आया जब उसने पहले कभी उसमें रुचि नहीं दिखाई और उसका नाम भी नहीं जानता था। मार्क ने उससे पूछा कि वह कितने समय से अंदर है और उस आदमी ने कहा कि वह महीनों से अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकला। उसने कोशिश की लेकिन वह बहुत डर गया था और ऐसा नहीं कर सका। इसके बाद मार्क काम पर गया, जहां उसने देखा कि रोविरा को सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा बाहर खींचा जा रहा था, क्योंकि उसे ऑफिस में सोने और कभी घर न जाने की वजह से निकाल दिया गया था। मार्क उनके पीछे गया क्योंकि रोविरा ने वापस लड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गार्ड्स उसे बाहर खींच ले गए और वह तुरंत ऐंठने लगा। यह समझते हुए कि क्या हो रहा है, मार्क ने गार्ड्स से कहा कि उसे वापस अंदर ले जाने में मदद करें, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोविरा पहले ही मर चुका था। इसके बाद मार्क ने रोविरा का लॉकर चेक किया और उसमें कई सर्वाइवल सप्लाई पाई, जैसे टॉर्च, गैस कनस्तर और डिब्बा बंद खाना। बाद में शाम को उसने जूलिया को बताया कि क्या हुआ और उसे लगा कि कुछ गंभीर हो रहा है। जूलिया ने उसे सांत्वना दी और उन्होंने प्यार किया। वर्तमान में मार्क एक झपकी से जागता है और उसे एन कहीं दिखाई नहीं देता, इसलिए उसे लगता है कि उसने उसे छोड़ दिया है, लेकिन एन जल्द ही एक प्लास्टिक बैग लेकर दिखाई देता है, जिसे उसने जीपीएस को पानी के नुकसान से बचाने के लिए लिया था। दोनों पुरुष सबवे टनल में लौटते हैं, जहां मार्क यह जानने की कोशिश करता है कि एन के गंतव्य पर क्या या कौन उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन वह जवाब देने से मना कर देता है। वह यह भी नोटिस करता है कि एन हर चीज के बीच, जैसे सेब के, बचाता है। कुछ पल बाद जीपीएस की मदद से उन्हें सीवर का एक प्रवेश द्वार मिलता है और वे अंदर कूद जाते हैं। पानी उनके गिरने को सहारा देता है, इसलिए उन्हें चोट नहीं लगती। वे फिर से जीपीएस का उपयोग करके रास्ता ढूंढते हैं और आखिरकार वे मार्क के अपार्टमेंट बिल्डिंग के नीचे वाले क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। अंदर जाने के लिए वे एक साधारण योजना बनाते हैं। वे सीलिंग पाइप से गैस कनस्तर लटकाते हैं और उसे बंदूक से गोली मारकर विस्फोट करेंगे। एन अपनी गोली में नाकाम रहता है, इसलिए मार्क उसका जिम्मा लेता है और खुद कोशिश करता है। पहली कोशिश में भी नाकाम रहता है और शोर की वजह से उसका कान खून बहने लगता है। हालांकि जब वह दोबारा कोशिश करता है तो वह निशाना लगा लेता है और परिणामस्वरूप विस्फोट उसे जमीन पर पीछे फेंक देता है। एन उसे खड़ा होने में मदद करता है और दोनों मिलकर मलबे पर चढ़ते हैं और छेद के माध्यम से बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं, जो स्टेशन की तरह ही शरणार्थियों से भरी हुई है। उसका पुराना पड़ोसी अभी भी उसी अपार्टमेंट में रह रहा है, लेकिन मार्क के अपार्टमेंट का ताला टूटा हुआ है। वे स्पाईहोल के माध्यम से एक आंख को उन्हें देखते हुए देख सकते हैं और यह मार्क को गुस्सा दिलाता है। वह चिल्लाने लगता है और दरवाजे को धक्का देता है, जिसे एक विदेशी भाषा बोलने वाला आदमी रोक रहा है। उस आदमी के खुले हाथ का फायदा उठाकर मार्क उसे काट लेता है, जिससे वह पीछे हट जाता है और आखिरकार उसे अपने घर में प्रवेश करने का मौका मिलता है। वह आदमी उन्हें चाकू से धमकाता है और इन जवाब में अपनी बंदूक निकालता है, जिससे एक गतिरोध की स्थिति बन जाती है जब तक कि उस आदमी की पत्नी और बेटी वहां नहीं आती। छोटी लड़की उनकी भाषा समझती है और बताती है कि उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपार्टमेंट ले लिया क्योंकि यह खाली था। दोनों पुरुषों के हथियार नीचे रखने के बाद मार्क उन्हें बताता है कि यह जगह उसकी है और दीवार से जूलिया की एक तस्वीर उतारकर पूछता है कि क्या उन्होंने उसे देखा है, लेकिन वे कसम खाते हैं कि जब वे आए थे तब वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद वे जगह का जायजा लेते हैं। इनको फ्रिज में कोई खाना नहीं मिलता, लेकिन खाने के लिए तैयार किए गए मरे हुए कबूतर हैं और कचरे में एक पुराना पॉपकॉर्न बैग है, जिसमें से वह बीज निकालता है। वह एक रसोई का चाकू भी अपने साथ लेता है। इस बीच मार्क जूलिया के वर्क टेबल पर जाता है और उसकी कठपुतली ढूंढने के बाद वह छोटी लड़की द्वारा बनाई गई एक ड्राइंग लेता है और कागज को पलटता है जब उसे कोने में एक डॉक्टर का नाम दिखता है। यह एक अल्ट्रासाउंड की तस्वीर है, क्योंकि जूलिया आखिरी बार जब उसने उसे देखा था तब से गर्भवती थी और उसे इसके बारे में नहीं पता था। मार्क को उनकी आखिरी बार एक साथ बिताए गए समय की याद आने लगती है। वे द पैनिक नामक महामारी के बारे में खबरें देख रहे थे, जो दुनिया भर में और अधिक मौतें पैदा कर रही थी। सरकार ने नागरिकों से शांत रहने और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को सामान्य रूप से जारी रखने के लिए कहा था, जिससे मार्क गुस्सा हो गया था।
उसका मूड और खराब हो गया जब खबरें बदलकर गर्भवती महिलाओं को भयानक परिस्थितियों में जन्म देते हुए दिखाने लगी और उसने इस सब की गैर जिम्मेदारी के बारे में शिकायत शुरू कर दी, जिससे जूलिया को आखिरकार समझ आया कि वह वास्तव में कभी बच्चे नहीं चाहता था और सालों से दी गई उसकी सारी वजह सिर्फ बहाने थी। परेशान और रोते हुए वह दौड़कर बाथरूम में बंद हो गई। जब मार्क ने दरवाजे के माध्यम से उससे बात करने की कोशिश की तो उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। फिर वह काम के लिए निकल गया। पहले ही नोटिस कर चुका था कि सड़कों पर ज्यादा लोग नहीं थे और कचरे के डिब्बों में कचरा जमा हो रहा था। सबवे में एक आदमी ने तो मास्क भी पहन रखा था। जब वह ऑफिस पहुंचा, उसने जूलिया को फोन किया, लेकिन यह एंड्रिया थी जिसने उसका फोन उठाया। उसने बताया कि जूलिया उस समय उससे बात नहीं करना चाहती। हताश होकर मार्क ने वापस जाने का फैसला किया, खासकर तब जब फोन और आसपास के टेलीविजन दोनों का कनेक्शन खो गया। हालांकि जैसे ही वह बाहर कदम रखता है उसे बीमार महसूस होने लगता है, इसलिए उसे वापस अंदर दौड़ना पड़ता है और वहां स्थायी रूप से रहना पड़ता है। वर्तमान में बारिश शुरू हो गई है, इसलिए मार्क और एन उस परिवार को पुराने स्ट्रेचर का उपयोग करके पानी इकट्ठा करने में मदद करते हैं। जल्द ही शहर भर में लोग छड़ियों का उपयोग करके बाल्टियों और बर्तनों को बारिश के नीचे रखकर अपनी पानी की आपूर्ति को फिर से भर रहे हैं। शाम को एन झाड़ू की छड़ियों से 2 भाले बनाता है और मार्क कई बोतलों को नई प्राप्त पानी से भरता है। वह जूलिया की कठपुतली को भी अपने बैग में रखता है। वे सुबह फिर से सीवर में उतरते हैं और जब वे एक बंटवारे पर पहुंचते हैं तो वे इस बात पर बहस करते हैं कि कौन सा रास्ता चुनना है। मार्क उस मॉल में जाना चाहता है जहां जूलिया काम करती थी, यह देखने के लिए कि क्या वह वहां है, लेकिन एन मना कर देता है, यह कहते हुए कि उसकी डील केवल उसे उसके अपार्टमेंट तक ले जाने की थी और यह उसकी गलती नहीं है कि वह वहां नहीं थी जब वे पहुंचे। वह अपनी रक्षा के लिए चाकू भी निकालता है और जोर से सोचता है कि क्या जूलिया भी जीवित है, जिससे मार्क गुस्सा हो जाता है और उस पर कूदकर उसे पीटने लगता है। संघर्ष में एन चाकू गिरा देता है और मार्क टॉर्च गिरा देता है, जो जमीन पर गिरने पर टूट जाती है। दोनों पुरुष लड़ाई खत्म करते हैं और मार्क यह जानना चाहता है कि एन के पास उसकी पत्नी और बच्चे से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। इसलिए एन आखिरकार कबूल करता है कि वह उस अस्पताल में जाना चाहता है जहां उसका पिता एक एम्बोलिज्म की वजह से हिलने डुलने की क्षमता खोने के बाद रह रहा था। वह मार्क को यह भी बताता है कि वह उसके साथ आ सकता है, क्योंकि एक बार जब वह अस्पताल पहुंच जाएगा GPS उसका हो सकता है। कुछ हिचकिचाहट के बाद मार्क स्वीकार कर लेता है। दोनों कुछ सीढ़ियां ढूंढते हैं जो उन्हें एक चर्च के अंदर ले जाती हैं। चारों ओर देखते समय उन्हें एक लाइटर और एक हिप फ्लास्क मिलता है जिसमें अभी भी शराब है, इसलिए वे दोनों चीजों और कुछ लकड़ी का उपयोग करके आग शुरू करते हैं। ऐसा लगता है कि रोशनी ने किसी का ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि उन्हें पास में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए वे अपने भाले उठाते हैं और जांच करने जाते हैं। चर्च के पीछे जो उन्हें मिलता है वह काफी आश्चर्यजनक है। यह एक भालू है जो जल्दी ही उनका पीछा करने लगता है। मार्क सीवर की सीढ़ियों तक पहुंचने वाला होता है जब उसे पता चलता है कि एन गिर गया है और भालू उस पर है, इसलिए वह रुककर मदद करने का फैसला करता है। वह जानवर को भाले से चुभोता है ताकि वह एन से हट जाए, जो उनकी बोनफायर पर वापस दौड़ता है और भालू को दूर रखने के लिए एक मशाल जलाता है। हालांकि यह काफी नहीं है, भालू आगे बढ़ रहा है और उन्हें उन दरवाजों की ओर धकेल रहा है जो उन्हें बाहर ले जाएंगे। इसलिए मार्क एक योजना बनाता है। वह एन से मशाल छोड़ने के लिए कहता है और जब वह ऐसा करता है भालू मौका पाकर उस पर कूद पड़ता है, इसलिए मार्क उसे अपने भाले से प्राप्त करता है, जिससे भालू उस पर चुभ जाता है। दोनों पुरुष हंस नहीं पाते जब उन्हें एक टैग मिलता है जिसमें लिखा है कि भालू बार्सिलोना चिड़ियाघर से है। कुछ पल बाद वे भालू के मांस को आग पर भूनकर खा रहे हैं। इन मार्क को GPS लेकर भागने के बजाय रुकने के लिए धन्यवाद देता है और स्वीकार करता है कि अगर सब कुछ होने से पहले होता तो वह उसे प्रोजेक्ट समय पर पूरा करने के बावजूद निकाल देता। लेकिन यह स्वीक्षा केवल उन्हें फिर से हंसाती है। इन यह भी स्वीकार करता है कि उसे चिंता है कि उसके पिता के बिना कोई भी नहीं देखेगा कि वह मर गया है या नहीं, और कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो उसे अभी भी उनसे बात करने की जरूरत है। बदले में मार्क उसे बताता है कि उसने जूलिया से कहा था कि वह बच्चे नहीं चाहता, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं था। उसे बस डर था कि वह बच्चे की देखभाल और उसकी रक्षा करने में सक्षम नहीं होगा, एक डर जो वर्तमान स्थिति में और भी बदतर हो गया है। कुछ घंटों बाद वे सीवर में वापस जाते हैं और एक परिवार से मिलते हैं जो विपरीत दिशा से आ रहा है। उनमें से एक घायल है, इसलिए वे उन्हें अपने साथ अस्पताल जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वे बुरी खबर के साथ जवाब देते हैं। अफवाहें थी कि जिस अस्पताल में इनका पिता था वह जल गया है। घबराकर एन निकटतम दरवाजे में दौड़ता है और एक इमारत में प्रवेश करता है, जहां वह सीढ़ियां चढ़ता है जब तक कि वह शहर को देखने के लिए काफी ऊंची मंजिल तक नहीं पहुंच जाता और अफवाहों की पुष्टि करता है अस्पताल वास्तव में जल गया है।
यह महसूस करते हुए कि उसके पास अब जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, एन एक कुर्सी से खिड़की तोड़ता है और कूदने के लिए तैयार होता है, लेकिन मार्क उसे वापस अंदर धकेलता है और कहता है कि उसे उसकी जरूरत है। एन असहमत होता है, इसलिए वह मार्क को अपने भविष्य के बच्चे के लिए बीज उपहार में देता है और उसे जाने के लिए कहता है। फिर से सीवर के माध्यम से जाने के बाद मार्क आखिरकार मॉल तक पहुंचता है, जिसके पार्किंग लॉट में वह शवों से भरे हुए प्रवेश करता है। पीछा करने की अनुभूति को नजरअंदाज करते हुए वह जूलिया की दुकान की ओर दौड़ता है, लेकिन उसे केवल एंड्रिया की मां का शव मिलता है। अविश्वसनीय रूप से हताश होकर वह सभी कागजों और नोटबुक्स को देखता है, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिलता, इसलिए वह गुस्से में सब कुछ जमीन पर फेंक देता है और रोने लगता है जब तक कि उसे दर्पण में कुछ दिखाई नहीं देता। धूल साफ करने के बाद उसे एंड्रिया का अपनी मां के लिए एक नोट मिलता है, जिसमें लिखा है कि वे मॉल के सुपरमार्केट सेक्शन में फंस गए हैं। मार्क उस क्षेत्र की ओर जल्दी करता है जिसे बैरिकेड कर दिया गया है, ताकि ऊपर रहने वाले लोग अब उनके खाने को चुराने न आ सकें। वहां पहरा देने वाले लोग मार्क को धनुष से धमकाते हैं, इसलिए वह अपने अपार्टमेंट से लाई गई एक तस्वीर निकालता है और समझाता है कि वह कोई परेशानी नहीं चाहता, वह बस अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढना चाहता है। एक आदमी यह देखने के लिए पीछे जाता है कि क्या जूलिया उनके साथ है, और इंतजार करते समय मार्क कुछ छायाएं अपने पीछे हिलती हुई देखता है। अचानक एक समूह जो उसका पीछा कर रहा था बाहर आता है। मार्क द्वारा बनाए गए विचलन का फायदा उठाकर मार्केट में घुस जाता है और खाने के लिए लड़ाई करता है। जैसे ही दोनों समूह हिंसक टकराव में पड़ते हैं, मार्क भी मार्केट में प्रवेश करता है और जूलिया को ढूंढता है, लेकिन उसे एंड्रिया मिलती है। वह बताती है कि उसने जूलिया को आखिरी बार डॉक्टर के पास जाने से पहले देखा था और एक आने वाले हमलावर को लात मारकर मार्क को पास के एक निकास की ओर ले जाती है। हालांकि जब छत से एक जलता हुआ बीम उनके बीच में गिरता है तो वे अलग हो जाते हैं, जिससे एंड्रिया आग और बाहर की दुनिया के बीच फंस जाती है। वह दरवाजे खोलती है और मार्क उसे बाहर जाने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती और छत का और हिस्सा उस पर गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती है। मार्क समय बर्बाद नहीं करता और विपरीत दिशा में दौड़ने लगता है। केवल एक पागल हमलावर द्वारा उस पर कूद लिया जाता है। वह चाकू से मारा जाने वाला होता है जब अचानक एन प्रकट होता है और उस लड़के को धक्का देकर मार्क को खड़ा होने में मदद करता है, यह कहते हुए कि उसे पता था कि उसे अभी भी उसकी जरूरत होगी। हमलावर अभी भी नहीं गया है और वह जल्दी ही फिर से पास आता है और एन के पेट में चाकू घोंप देता है। एन उसे फिर से धक्का देता है और उसे अपने भाले से चुभोने वाला होता है जब उसे पता चलता है कि यह सिर्फ एक बच्चा है, इसलिए वह उसे छोड़ देता है। अपनी चोट को हल्का दिखाते हुए और यह दिखाते हुए कि वह ठीक है, इन मार्क को बताता है कि उन्हें मॉल से जल्दी बाहर निकलना चाहिए, इससे पहले कि पूरी इमारत ढह जाए। वे एक बार फिर सीवर को पार करते हैं जब तक कि उन्हें छत में एक छेद नहीं मिलता जो किसी और ने खोदा था, और जब वे इसके अंदर चढ़ते हैं तो वे खुद को एक मूवी थिएटर में पाते हैं। वहाँ कोई नहीं है, इसलिए मार्क कांच के दरवाजे के पास जाता है और देखता है कि जूलिया का डॉक्टर का ऑफिस सड़क के उस पार है। इस तरह से वहाँ पहुँचना उसके लिए असंभव है क्योंकि टनल अवरुद्ध है। हताश होकर वह ऊपर जाता है और खिड़की से देखता है, यह देखने की कोशिश करता है कि क्या वह जूलिया को दूसरी इमारत के अंदर ढूंढ सकता है। उसे थोड़ा समय लगता है, लेकिन वह उसे देख लेता है, और जब वह ऐसा करता है तो वह उसका नाम पुकारने लगता है और अपनी खिड़की पर प्रहार करने लगता है, यह उम्मीद करते हुए कि वह उसे भी देख लेगी। पहले तो ऐसा लगता है कि वह कभी पीछे नहीं मुड़ेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि मार्क की रणनीति का अच्छा प्रभाव पड़ता है क्योंकि जूलिया अचानक मुड़ती है और यह जोड़ा आखिरकार एक दूसरे को फिर से देखता है और खुशी से रोने लगता है। मार्क नीचे दौड़ता है ताकि एन को जूलिया के बारे में बताए, केवल यह पाने के लिए कि वह थिएटर में बैठा हुआ खून बह रहा है। वह घाव को बांधने के लिए कुछ ढूंढना चाहता है, लेकिन एन उसे नहीं करने देता, यह दावा करते हुए कि उसका समय आ गया है। उसके अंतिम शब्द मार्क से यह अनुरोध है कि वह शिकायत करना बंद करे और अपनी परिवार के साथ फिर से मिलने के लिए सड़क पार कर ले। एन तब मर जाता है और मार्क उसका सलाम मानने से पहले उसके लिए एक पल रोता है। वह और जूलिया दोनों अपने अपने दरवाजों तक पहुंचते हैं और कुछ हिचकिचाहट के बाद एन आखिरकार बाहर कदम रखता है। उसे तुरंत बीमार और चक्कर महसूस होने लगता है, उसके कान से खून बहने लगता है और उसे चलने में परेशानी होती है। लेकिन जूलिया पर अपनी नजरें रखकर वह गिरने के बाद भी जारी रखता है, बाकी रास्ते को रेंगते हुए, क्योंकि एक उज्जवल सफेद रोशनी ही वह एकमात्र चीज है जो वह अपने आसपास देख सकता है। अचानक जूलिया का चेहरा उसके ऊपर दिखाई देता है और जैसे ही रोशनी बिखर जाती है, मार्क को एहसास होता है कि उसने सड़क को सफलतापूर्वक पार कर लिया है और इमारत तक पहुंच गया है। आखिरकार अपनी प्रियतम के साथ फिर से मिल गया है। यह जोड़ा उस इमारत में रहता है और वहाँ एक नई जिंदगी शुरू करता है। बारिश से पानी इकट्ठा करता है और इनके बीजों को उगाता है। उनका लड़का मजबूत और स्वस्थ पैदा होता है और जब वह चलना सीखता है
वह अपने आप बाहर जाता है, यह साबित करते हुए कि नई पीढ़ी पैनिक से प्रभावित नहीं है। कई साल बाद भटकते हुए किशोरों का एक समूह उनके दरवाजे पर दिखाई देता है, इसलिए मार्क और जूलिया अपने बेटे को उनके साथ जाने देने का फैसला करते हैं ताकि उसे बाहर की दुनिया को जानने का मौका मिले और शायद समाज को शुरुआत से फिर से बनाने का मौका मिले।